आज हम पाकिस्तानी क्रिकेट के दो बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं। एक तरफ तो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं जो दुनिया भर की लीग्स में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी टीम है जो आलमी रैंकिंग में ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। जी। और ये दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए भी हैं और थोड़े अलग भी। मतलब एक कहानी है इनफरादी कामयाबी की और दूसरी है टीम की इज्तिमाई कोशिश की। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो चलें जरा इसको गहराई में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी तब्दीली की, ये जो एनओसी वाली कहानी है। अच्छा, ये एक छोटी तब्दीली नहीं लगती मुझे। ये सोच की तब्दीली है। सोच की तब्दीली कैसे? देखें, माजी में तो मतलब हमने कितनी बार देखा कि खिलाड़ी लीग्स के साथ मुआहदे कर लेते थे और आखिर में पीसीबी की तरफ से एनओसी मिलता ही नहीं था। हाँ, ये तो होता था। काफी बेयकीनी रहती थी कि हमारे बेहतरीन खिलाड़ी कौमी सीजन में ही दस्तयाब ना हो। आपका नुक्ता बहुत अहम है। ये एक तवाज़ुन है जो हर बोर्ड को कायम करना पड़ता है। लेकिन हमें हकीकत भी तो देखनी है। आईपीएल के दरवाजे तो हमारे खिलाड़ियों पर बंद है सही। और कई दूसरी लीग्स में भी वो भारतीय मालिकान की वजह से उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। तो ऐसे में जो मौके मिल रहे हैं उनसे फायदा ना उठाना तो मतलब समझदारी नहीं। ये बात तो आपने ठीक कही। ये तजुर्बा आखिरकार टीम के ही काम आएगा। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि कौन कहाँ खेल रहा है। ILT20 से शुरू करते हैं। जी। ILT T20 में इस साल फखर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह एक्शन में होंगे। नसीम शाह भी? ये तो उनके लिए बहुत अहम होगा इंजरी के बाद। बहुत अहम। इससे उनकी फॉर्म और फिटनेस का सही अंदाजा होगा। दिलचस्प बात यह है कि शाहीन आफरीदी इस बार नहीं खेल रहे। ओह अच्छा। और अबू धाबी T10 लीग, वहां तो हमेशा ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मेला लगा रहता है। बिल्कुल। और इस साल भी फहरिस्त काफी लंबी है। मोहम्मद आमिर, आजम खान, शाहनवाज धानी। लेकिन यहाँ जो खास बात है ना, वो है नौजवान टैलेंट। जैसे कि जैसे अरफात मिन्हास और शाहीन के छोटे भाई उबैद शाह। ये लीग इन नौजवान लड़कों के लिए एक शोकेस की तरह है, जहां वो बड़े नामों के साथ खेलते हैं, दबाव में खेलना सीखते हैं। यानी ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, एक तरह की ट्रेनिंग भी है। और अब सबसे बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग। बाबर, रिजवान, शाहीन, ये सब वहां होंगे। जी। और ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत बहुत बड़ा मौका है। बाबर और रिजवान का ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस में खेलना, ये आने वाले दौरों के लिए अनमोल तैयारी है। बिल्कुल। हारिस रौफ तो पहले ही वहां बहुत मकबूल हैं। वही तो। अब शाहीन और हसन अली भी वहां अपनी सलाहियतें दिखाएंगे। इससे हमारे खिलाड़ियों के बारे में जो एक तासुर है वो मजीद मजबूत होगा। तो ये तो हुई इनफरादी मौके की बात, लेकिन असल सवाल वहीं का वहीं है। क्या ये इनफरादी चमक दमक टीम की कारकर्दगी में भी नजर आ रही है? इसका जवाब हमें आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में मिलेगा। श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद टीम कहाँ खड़ी है? और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। इस क्लीन स्वीप ने पाकिस्तान को वनडे रैंकिंग में एक दर्जा तरक्की देकर चौथे नंबर पर पहुंचा दिया है। चौथा नंबर ठीक है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये है कि हमारे रेटिंग पॉइंट्स 105 हो गए हैं और हम तीसरे नंबर पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 4 पॉइंट्स पीछे हैं। सिर्फ 4 पॉइंट्स? इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि एक अच्छी सीरीज और हम टॉप 3 में आ सकते हैं। ये पोजीशन इतनी नाजुक है कि एक मैच हारने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हुआ था, एक मैच हारने की वजह से हम ये मौका पहले ही गंवा चुके थे। बिल्कुल वही बात। वरना हम आज तीसरे नंबर पर होते। अच्छा, तो इस वक्त टॉप 5 टीमें कौन सी हैं? रैंकिंग में इंडिया पहले पर है, न्यूजीलैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और पाकिस्तान चौथे पर है। उनके बाद श्रीलंका है और यहाँ एक और बात, अफगानिस्तान 7वें नंबर पर आ गया है। वाह, ये उनकी मुसलसल मेहनत का नतीजा है। ठीक है, तो टीम तो मजमूई तौर पर एक अच्छी पोजीशन पर है। अब जरा खिलाड़ियों की बात करते हैं। बल्लेबाजों में जाहिर है सबकी नजरें बाबर आजम पर होंगी। बाबर की कहानी इस वक्त सबसे दिलचस्प है। श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी ने उन्हें 6ठे नंबर पर तो पहुंचा दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि वो 7 साल के लंबे अरसे के बाद भी टॉप 5 से बाहर हैं। ये सिर्फ एक रैंकिंग की तब्दीली नहीं, ये शायद इस बात की अलामत है कि उन पर मुसलसल तवक्कुआत का दबाव कितना ज्यादा है। 7 साल बाद टॉप 5 से बाहर, ये तो काफी बड़ी बात है। जी। और ये उनके लिए एक नफसियाती चैलेंज भी है।
दुनिया के दूसरे बल्लेबाज जैसे डैरल मिचेल जो अब पहले नंबर पर हैं, या अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़दरान, वो अब उनसे आगे निकल रहे हैं। तो ये बाबर के लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है। अच्छा, दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाजों का क्या हाल है, रिजवान और फखर? यहाँ कुछ अच्छी खबरें हैं। मोहम्मद रिजवान 5 दर्जे तरक्की के साथ अब 22वें नंबर पर हैं। और फखर जमान, उन्होंने आखिर में अच्छी फॉर्म दिखाई थी। बिल्कुल, 2 निस्फ सेंचुरियों की बदौलत वो भी 5 दर्जे तरक्की पाकर 26वीं पोजीशन पर आ गए हैं। टॉप 30 में वापसी हुई है उनकी। चलें, ये तो टीम के लिए बहुत अच्छा है। तो बल्लेबाजी में एक मिली-जुली तस्वीर है। अब बॉलिंग की तरफ आते हैं और यहाँ अबरार अहमद के लिए एक धमाकेदार खबर है। ये इस पूरी रैंकिंग अपडेट की सबसे बड़ी और मुस्बत कहानी है। अबरार अहमद ने 11 दर्जे की शानदार छलांग लगाई है और वो पहली बार दुनिया के टॉप 10 वनडे बॉलर्स में शामिल हो गए। 11 दर्जे की छलांग, ये तो गैर मामूली बात है। बिल्कुल, वो अब नवीं पोजीशन पर हैं और इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन रैंक वाले वनडे बॉलर हैं। ये कैसे हुआ? मतलब ऐसा क्या खास किया उन्होंने इस सीरीज में? देखें, श्रीलंका की पिचेस ने उन्हें मदद तो दी, लेकिन अबरार ने अपनी वैरायटी का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने डेब्यू किया था तो लोग कहते थे वो सिर्फ टेस्ट बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया है। ये तो वाकई जबरदस्त कामयाबी है। लेकिन जहां अबरार ने झंडे गाड़े, वहीं हमारे कुछ बड़े नामों के लिए खबरें अच्छी नहीं हैं। शाहीन और नसीम का क्या बना? और यहीं पर वो तवाज़न बिगड़ना नजर आता है। शाहीन आफरीदी 5 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद टॉप 20 से भी बाहर होकर 21वें नंबर पर चले गए हैं। टॉप 20 से बाहर? जी, और इसी तरह नसीम शाह भी 3 दर्जे नीचे गए हैं 36वीं पोजीशन पर। ये जाहिर करता है कि जब आपके मरकजी बॉलर्स विकेटें नहीं लेते तो रैंकिंग तेजी से गिरती है। तो मजमूई तौर पर कुछ खिलाड़ियों के लिए जश्न का समा है और कुछ के लिए सोचने का मकाम। अब आगे देखते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के शेड्यूल में क्या है? क्या हमारे पास इस वनडे रैंकिंग को बेहतर करने का फौरी मौका होगा? बदकिस्मती से फौरी मौका तो नहीं मिलेगा। आगे ज्यादातर T20 क्रिकेट है, ट्राई नेशन सीरीज है, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज। तो वनडे में बेहतरी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और यहीं एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। दिसंबर और जनवरी में जब हमारे तमाम बड़े खिलाड़ी बिग बैश और दूसरी लीग्स में मसरूफ होंगे, उस दौरान पाकिस्तान की कोई बैनुल-अक़वामी सीरीज शेड्यूल नहीं है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक तो नहीं लगता, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 महीने तक अपनी टीम को फारिग बिठा सकता है? मेरा भी यही ख्याल है, ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता। बिल्कुल। पीसीबी को अपने तिजारती मामलात भी चलाने होते हैं, स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग है। इतना लंबा वक्फा माली तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। तो फिर आपके ख्याल में क्या होगा? अभी इम्कान यही है कि इस अरसे में कोई बी टीम या ए टीम की सीरीज रखी जाएगी, या किसी ऐसी टीम के साथ होम सीरीज प्लान की जाएगी जिसके लिए हमारे टॉप खिलाड़ियों की जरूरत ना पड़े। ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि क्या कौम एक ऐसी टीम को सपोर्ट करेगी जिसमें बाबर, रिजवान और शाहीन जैसे सितारे ना हों? यही तो असल इम्तिहान होगा। तो आज की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तानी क्रिकेट एक बहुत ही दिलचस्प दौराहे पर खड़ी है। एक तरफ इनफरादी तरक्की के बेपनाह मौके हैं और दूसरी तरफ टीम को अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखने का चैलेंज है। बिल्कुल, ये एक मिली-जुली तस्वीर है, जहां इनफरादी कामयाबी और इज्तिमाई इस्तेहकाम के दरमियान एक नाजुक तवाजुन कायम करना होगा। यही आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल होगा। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जब पाकिस्तान के अहम खिलाड़ी दुनिया की बड़ी लीग्स में मसरूफ हों, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या बेहतर है? क्या उस दौरान कोई बैनुल अक़वामी सीरीज ना खेली जाए ताकि खिलाड़ियों को तजुर्बा और आराम दोनों मिले? या फिर टीम का तसलसल बरकरार रखने के लिए सीरीज खेलना ज्यादा जरूरी है, चाहे उसमें कुछ बड़े नाम शामिल ना भी हों?